विश्व गुरु की बात करने वाले ही विश्व चेला के लायक भी इस देश को छोड़ना नहीं चाहते। सरकार चाहेगी तभी कुछ होगा, सरकार नहीं चाहेगी कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ हो रहा उत्तराखंड के धरती पर या दूसरे राज्यों में वो सरकार की मर्जी से ही हो रहा है। टीएमसी, बीएमसी, सीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, माले ताले जाले सबको जागने की इस टाइम जरूरत है। अगर इस ऐसे समय पर चुप्पी साधने का मतलब है कि लोग आग लग रही है और तमाशा देख रहे हैं। आपके बयानों से ही इस सवाल की उत्पत्ति होती है कि वो पार्टियां जो बहुत दिनों तक मुस्लिम वोट बैंक के बलबूते पर शासन में बनी रही, आज ना उनसे कोई उम्मीद है। जैसा आपने बताया, वर्तमान सरकार भी कान में तेल डालकर बैठी है। पुष्कर धामी सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ एक मुंह गवाह बन गई है। उम्मीद के लिए बचता कौन है आपके सामने? देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा लचीलापन है और भारत के 80% लोग नेचुरल सेकुलर हैं बाय बर्थ, इसलिए नाउम्मीद तो हम इस देश में हो ही नहीं सकते। बस परिस्थिति ऐसी बन गई है जिससे हमको मुकाबला करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं तो कहता हूँ चुटकी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर भी नहीं। सरकार अगर चाहे तो एक दिन काफ़ी है ऐसे तमाम गिरोहों को ख़त्म करने के लिए। बहरहाल जो सेकुलर पार्टियां थीं उन्होंने हमें 75 वर्षों तक ठगा है। आप देखें 1989 से पहले दलितों पर भी और मुसलमानों पर भी, दोनों पर एट्रोसिटी हुआ करता था, दोनों पर जुल्म और तशद्दुद लगातार होता था। लेकिन 1989 में दलितों के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं, वो बनाया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी ने बनवाया। उस कानून के बनने के बाद वो पूरा ब्लॉक लगता है जैसे सिक्योर हो गया। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि SC/ST के किसी भी बिरादरी को हम अपमानित करें या मारें या पीटें। वो अगर ऐसी गलती कर देगा तो उसको आप जान लीजिए कि फिर हाई कोर्ट से नीचे कहीं जमानत की गुंजाइश नहीं है, अगर गाली भी बक दिया तो। लेकिन मुसलमानों को लगातार सड़क पर मारना, पीटना, सताना, मॉब लिंचिंग कर देना, कुछ भी कर देना, मतलब कोई लेना देना नहीं लगता, लावारिस। इसकी वजह यह रही कि हम जुबान पर भरोसा किया। हमने कहा कांग्रेस आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने कांग्रेस को वोट दे दिया। लालू जी आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने वोट दिया। मायावती जी आएंगी सब कुछ ठीक होगा, हमने वोट दिया। मुलायम सिंह जी आएंगे, स्वर्गीय भी हो गए, अखिलेश जी आएंगे। इस तरह की तमाम जो रीजनल पार्टियां, जो सेकुलर पार्टियां सो कॉल्ड हैं, उनको हमने आजमाया। इन लोगों ने, इनके हुकूमत में मुसलमान थोड़ा अपने आप को रिलैक्स तो समझ रहा था, ये भी सच्चाई है, लेकिन कानूनी तहफ्फुज न होने की वजह कर लगातार कंटिन्यू इन पर हमले जारी रहे, जो आज भी है। जरूरत इस बात की है कि कानूनी तहफ्फुज का इंतजाम किया जाए। सवाल ये भी था कि आपने PFI को बैन होने की जो बात करी, उसके साथ में उत्तरकाशी के अंदर जो दंगे यानी कि हो रहे हैं, एक तरह से दंगा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जानबूझ के, ये तो हम भी देख रहे हैं कि मारपीट का भगाया जा रहा है। वो कौन संगठन है जो वहाँ दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है और महापंचायत करने की बात कर रहा है? वो कोई संगठन ही नहीं है, वो तो अभी उसने एक नाम दे दिया है, देवभूमि मुक्ति मोर्चा फला। वो रोज नया नाम लाएंगे। वो एक मानसिकता है, एक विचार है, जिस विचार को इस देश में सबको मिलकर कुचलने की आवश्यकता है। वो विचारधारा, जिस विचारधारा से इस तरह के संगठन बनते रहते हैं, और अगर सरकार आंख बंद करेगी तो वो फलता फूलता और बढ़ता रहेगा। यदि वो ज्यादा ताकतवर हो गया तो वो एक चुनौती बन जाएगा देश के लिए। इसलिए मैं सरकार से कह रहा हूं कि तादाद भले 20 हो, अभी तो थाना पूरे जिला की पुलिस सामने खड़ी और अराजकता हो रहा, कल को ऐसा ना हो कि पूरे राज्य की पुलिस खड़ी हो और अराजकता हो जाए, परसों ऐसा ना हो कि सेना के सामने भी ये चीज हो जाए, तब क्या होगा? मसला ये अभी एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि एक लड़की को लेके, यानी कि हिंदू की लड़की को लेके भागने का ये सारा मामला था। इसको वहाँ के लोगों ने पहले क्यों नहीं निपटा? नहीं, इसमें अच्छा सवाल। अभी एक सैनी नाम का लड़का था और एक उर्दू नाम वाला था, तो सिर्फ उसको ही टारगेट क्यों किया गया? मैं बहुत अच्छा, ये इसी पर मैं आना चाह रहा था, आपने ये सवाल किया। भारत में 1948 में बापू की हत्या हुई। बापू की हत्या करने वाला कौन था? गोडसे। गोडसे भी तो किसी जाति का होगा, किसी गोत्र का होगा, किसी कुंबे का होगा, किसी धर्म का होगा। क्या उस जाति, उस धर्म, उस कुंबे को कभी परेशान किया गया?
लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, तो उन सिखों को पूरी तरह से पूरे भारत के कोने कोने में मारा गया। वो कौन लोग थे मारने वाले? एक साथी हमारे कह रहे थे कि कांग्रेसी थे। मैंने कहा कांग्रेस में तो गुलाम नबी आज़ाद भी थे, कांग्रेस में ये भी कि एक गनी खान चौधरी भी थे, सीकर जाफर शरीफ भी थे, तारिक अनवर भी थे। तो मुसलमानों ने अगर मारा हो, एक केस पूरे भारत में दिखाइए कि सिखों को मुसलमानों ने मारा? नहीं, किसी कांग्रेसी ने नहीं मारा, इसी मानसिकता के लोगों ने मारा। सेम वही कहानी है। इस लड़की के जो कथित अपहरण की बात आ रही है, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, लेकिन मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा और हिंदू ही निशाना बना रहा, जबकि हिंदू भी उसमें शामिल है। ये सेम वही कहानी है कि बापू को मारने वाला हीरो और इंदिरा को मारने वाला जीरो। अब समझ रहे कि नहीं? इंदिरा के मारने वालों को देश का दुश्मन करार दे दिया गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये डेमोक्रेसी में ज्यादा लंबा नहीं चलता। यहाँ उत्तराखंड की घटना की शुरुआत दो पृष्ठभूमि पर है। एक मूवमेंट चलाया जा रहा है लैंड जिहाद का, और दूसरा मूवमेंट ये चल रहा है लव जिहाद का। वजह यह है कि अगर वहाँ लैंड जिहाद के नाम पर सारी एक तरफ से मज़ारें मिस्मार की जा रही है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का प्रावधान यह है कि उसके पहले बनी हुई कोई मज़ारें हटाई नहीं जाएंगी। अब एकदम से उनमें भेदभाव मिटा दिया गया है, सारी एक तरफ हुआ है, दूसरी तरफ कैसे लपेटा जाए। तो लव जिहाद लगता है कि एकदम से 9 साल 14 साल के अंदर एक नए किस्म का विषाणु पैदा कर दिया गया। तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि एक वर्ग विशेष को, एक विशेष संप्रदाय को बेदखल करने के लिए, समाप्त करने के लिए, आतंकित करने के लिए, भगाने के लिए इन शब्दों का वोट लिया गया और इनके पीछे सत्ता की सहमति भी है? इस चीज से इनकार करते हैं आप? बगैर सत्ता के सहमति के, देखिए सत्ता का मतलब जो शासक होता है ना, वो रोए ज़मीन का खुदा ही होता है। उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा ज़मीन पर। जैसे हम कहते हैं ना कुदरत के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वैसे सरकार के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। मैंने आपको निमंत्रण दिया, सोशल मीडिया पर डाला, एक डिपार्टमेंट में डाला, 2 बजे से अभी 6 बजने वाले, अब 5 बजने वाले हैं, लगातार कांस्टेबल से लेकर डीसीपी साहब तक कंटिन्यू हमको वाच कर रहे हैं। आपके एक एक बात को रिकॉर्ड किया जा रहा। मेरा कहना है कि सरकार चाहेगी तभी कुछ होगा, सरकार नहीं चाहेगी कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ हो रहा उत्तराखंड के धरती पर या दूसरे राज्यों में, वो सरकार की मर्जी से ही हो रहा है, यही आपत्तिजनक है। यदि कोई व्यक्ति आपस में लड़ता है ज़मीन के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, वो आपत्तिजनक नहीं, वो नेचुरल लड़ाई है, समाज में होता रहता है। कहावत है कि घर में जब 10 बर्तन होते हैं तो वो टकराते ही हैं, लेकिन इस तरह की घटना बगैर सरकार के मर्जी के नहीं हो सकती। आप सरकार पर ये बात कह रहे हैं कि सरकार की मर्जी से ही हो रहा है, तो सरकार से जुड़े हुए संगठन वहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं, और खास करके मुस्लिमों से में आते भी हैं, उन लोगों ने तो कोई आवाज़ नहीं उठाई अभी तक। अब मैं वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो क्या करूं, मैं भी जाके सो जाऊं मोबाइल स्विच ऑफ करके? हमारा कर्तव्य बनता है नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, कि हम इस तरह के मुद्दों पर आंख को बंद नहीं करें। और मैं देश के तमाम लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, सबों से अपील करता हूं कि आप भी चुप न बैठें। आप सभी लोग, देश सबका है और देश तभी विकास के रेस में या विश्व गुरु बनने की रेस में, जब विश्व गुरु का नाम आता है तो मैं अकेले में हंसता हूँ, सामने हंस भी नहीं सकता हूँ, हालांकि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। विश्व गुरु की बात करने वाले ही विश्व चेला के लायक भी इस देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मंचों से कह रहे हम विश्व गुरु बनाएंगे, और देश के अंदर इस तरह के हालात वो पैदा कर रहे हैं। जो जिक्र अभी आपने किया, सवाल जो आपका था, वो सब कुछ लोग समझ रहे हैं। ये लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लव जिहाद और क्या जिहाद, सब कुछ जिहाद ही जिहाद। ये जो है प्रोपेगेंडा जो हो रहा है इस देश में, जो डिप्रेस्ड कास्ट मुस्लिम हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दबे कुचले मुसलमान हैं, वो तो सकते में है कि मैं करूं क्या। पंचर वाला सड़क पर परेशान है, दाढ़ी बनाने नाई जो है बाल काटने वाला परेशान है, किस टाइम शटर डाउन करना पड़ जाए, धोबी परेशान है, किस टाइम शटर डाउन करना पड़े, सब्जी वाला, फल वाला। आपको याद होगा कोरोना में जब तबलीग जिहाद, जब कोरोना जिहाद जो हुआ था, उसमें फल वाले, सब्जी वाले, तो ये परेशान जो हो रहा वो डाउन सेक्शन हो रहा, गरीब हो रहा, और गरीब लगातार इस तरह के माहौल में और गरीब होता जा रहा।
हाफिज साहब, आप एक सोशल पहचान है देश की, पत्रकारिता में अच्छा खासा दखल है, मजहबी नेता है, अक्सर देश के मुद्दों को लेकर डिबेट में आप संघर्ष करते नजर आते हैं। मुसलमानों के जो 5 स्वयंभू संगठन हैं, जो अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना मुर्गा सीधा करने के लिए, मैं सीधी बात कहूँगा, इतना संघर्ष करते रहते हैं, नजर आते रहते हैं, इस मुद्दे पर उनकी खामोशी पर आप क्या कहेंगे? ये उनका सवाल जवाब मैं क्यों दूं? ये तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं। देखिए, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है, मैं बाय बर्थ तालिब इल्मी के ज़माने से गांव में, मुझे वो दिन याद है कि दुर्गा का मेला था, मैंने एक बैनर लगा दिया, माँ शेरा वाली के दर्शनार्थ आए हुए सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। कई मुसलमानों ने मैं कहा ये क्या किया? मैंने कहा क्यों, हिंदू भाई हमारे मेला इतना बड़ा है, वो आएंगे, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, हमने वो इंतज़ाम सब किया। तो अल्प आयु से मैं समाज में काम कर रहा हूँ। जब से मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा में जुड़ा और सेवा कर रहा हूँ, तो मैं लगातार केवल मुसलमानों की बात मैं नहीं उठा रहा हूँ, चूँकि ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का भी है, ये मुद्दा अराजकता से जुड़ा हुआ। अगर इस तरह के वातावरण बनेंगे तो देश का नुकसान होगा, इसलिए मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, वरना मुसलमान को तो लगातार टारगेट किया जा रहा। लेकिन ये जिम्मेदारी जिन लोगों ने भी और ली है, जो मुसलमानों के नाम से चंदा भी करते हैं, क्या कहते हैं, अपने आप को कहते भी हैं कि हम मुसलमानों के, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। उनको आगे आना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए, सरकार से मुलाकात करनी चाहिए, मेमोरेंडम देना चाहिए, डेलीगेशन जाना चाहिए। इस तरह से शिथिलता, इस तरह से खामोशी, इस तरह से चुप्पी, ये कहीं से बेहतर नहीं है। लेकिन मेरा ज़मीर कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो भी इस तरह के इशूज़ होते हैं, मैं जल्दी से जल्दी सरकार का ध्यान भी खींचने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों के ज़रिए मैं आवाम में भी अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। उसी की कड़ी है। आप कुछ सवाल कर रही थी? आपकी वहाँ पर क्या कुछ लोगों से बात हुई है, या आप उनके टच में हैं कि क्या हालात है, या वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप मतलब उनके टच में हैं, क्या किसी से आपकी बातचीत हुई? प्रॉपर उस जगह के जो लोग हैं उनसे टच में तो नहीं है, मगर उत्तराखंड में कुछ लोग हमारे हैं जो उसके करीब के हैं। उसमें 2-3 लोग हैं, उसमें हमारे एक पदाधिकारी भी हैं। उन तमाम लोगों से मेरी बात लगातार हो रही है। आज वो आने वाले भी थे। मौसम ऐसा है कि बड़ी परेशान है लोग, तो उन लोगों ने भी जो तस्वीर बयां की है और जो सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें हैं, देखिए कैमरा झूठ नहीं बोलता, आप उसमें छेड़छाड़ लाख कर लेंगे, लेकिन सच्चाई को बहुत ज़्यादा आप झुठला नहीं सकते। उस तस्वीर को देखकर कोई भी भारतीय जो देश का प्रेम करने वाला होगा वो विचलित होगा। ये कहीं से भी भारतीय सब समाज में स्वीकार नहीं है कि धर्म के नाम पर आप उसका दुकान ख़त्म कर दें, मकान ख़त्म कर दें उसको। ये किसी ज़माने में कश्मीर में हुआ था, 90 के दशक में बहुत हंगामा हुआ था, और आज तक वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ। इशू है हमारा वो आज भी कि वो पुनर्वास फिर से हो, उनकी पैतृक भूमि उन्हें दी जाए, उन्हें फिर से आबाद किया जाए। ये भाई किसी को अपने पैतृक भूमि से आप भगा रहे हैं, बाप दादा परदादा पूरा जन्मजात वहाँ रहा है, वो उसकी जन्मभूमि है, आप ऐसे कैसे भगा देंगे धर्म और जाति के नाम पर? तो ये परंपरा देश में रुकनी चाहिए, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हम केवल इसलिए दर्द नहीं है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा, कल को किसी और कम्युनिटी के साथ होगा। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन के साथ भी ये चीज़ हो रहा, तो हम सबके लिए हमको बोलना पड़ेगा। कल को सिखों के साथ 84 में हुआ था, यही तो स्थिति थी, जहाँ 10-20 घर सिख था, भाग गया, आज तक लौट कर नहीं आया, सरकार ने सुध नहीं ली। तो ऐसे चुप लोग रहेंगे तो ये माहौल बिगड़ जाएगा। माइनॉरिटी पर ज़्यादा ये असर पड़ता है, ये सच है। लेकिन कई बार राज्यों में जो देश में बहुसंख्यक है, वो कई राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, उनके साथ भी एट्रोसिटी होता है। मणिपुर में हो रहा, वहाँ भी पलायन का मामला है, तो हम वहाँ मणिपुर पर भी हमने बयान दिया, हमने कई बार, हमने अखबार में भी स्टेटमेंट दिया, बाकायदा प्रेस रिलीज हमने जारी किया। हम सरकार से कह रहे हैं कि माइनॉरिटी, मेजोरिटी, अगड़ा और पिछड़ा और दलित और ये माहौल आप कब तक देश में बनाएंगे साहब? क्यों नहीं भारतीय बन रहे हैं हम? आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, दिल्ली में बहुत खामोशी है इस चीज को लेकर, आज आपने ज्ञापन दिया है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? ज्ञापन देकर हमने विनती की है प्रधानमंत्री जी से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस विनती को स्वीकार भी करेंगे और प्रधानमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेंगे, धामी सरकार को कोई न कोई आदेश करेंगे। यदि जो प्रस्तावित महापंचायत है अगर वो हो गया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे लिए, ये कहीं से भी बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से
इस चिट्ठी के माध्यम से तो जो मांग किया हूँ, मैं कल फिर गृह मंत्री जी को अलग से एक चिट्ठी दूंगा और मेरी कोशिश है कि एक डेलीगेशन से अगर मिलने का टाइम मिल जाए तो हम लोग मिलने की भी कोशिश करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के डेलीगेशन से मिलने का समय दें तो हम लोग मिलकर देश की वास्तविक स्थितियों से, हो सकता है प्रधानमंत्री जी को देखिए सोशल मीडिया पर समय तो मिलता नहीं होगा, हम जैसे लोग भी 1-2 घंटे में थक जाते हैं, बहुत सारा काम रहता है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी पूरे ट्विटर न देख रहे हो सकता है प्रधानमंत्री जी फेसबुक देख, स्वाभाविक है, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हो सकता है उनके दाएं बाएं जो लोग हों वो सच से उनको अवगत न करा रहे हों। तो यदि ऐसा होगा तो मुलाकात से वो सारी परतें भी खुल जाएंगी। आपके ग्रुप के अलावा आपको लगता है कि जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनके दलों को इस वक्त वहाँ पे जाने की बहुत सख्त जरूरत है? सारे सिविल सोसाइटीज़ को इस वक्त इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए। सारे मजहबी तंजीमों को, सारे समाजी तंजीमों को, ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाले, जो मानव अधिकारों की रक्षा की बात करने वाले और राजनीति करने वाले, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, टीएमसी, बीएमसी, सीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, माले, ताले, जाले, सबको जागने की इस टाइम जरूरत है। अगर इस ऐसे समय पर चुप्पी साधने का मतलब है कि लोग आग लग रही है और तमाशा देख रहे हैं, यही समझा जाएगा। जिस तरीके से हिटलर के काल में जो यहूदी थे उनके घरों के आगे क्रॉस लगाए थे, हमने देखा बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। नहीं, मणिपुर में भी ये हुआ है, मणिपुर में भी हुआ है, निशान लगाए गए हैं, ये कुकी है, ये मितई है, ये फला, ये बहुत गलत है। यहाँ मुसलमान में निशान लगाइए आप, हिंदू में निशान लगाइए आप, किसी जाति में, ये क्या है भाई इस देश में? इस देश की गौरवशाली परंपरा हमारी पुरानी है, जहां हम सदियों से जीते आए। धर्म मत अलग है, आज कोई मुसलमान है, कल वो हिंदू होगा, कल मेरे पूर्वज हिंदू थे, हम आज मुसलमान हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन इसकी बुनियाद पर आप किसी का खून बहा देंगे, इसकी बुनियाद पर जान ले लेंगे, इसकी बुनियाद पर लूट लेंगे, इसकी बुनियाद पर इज्जत लूट लेंगे, इसकी बुनियाद पर घर खाली करा देंगे, ये स्वीकार भारतीय समाज में नहीं किया जाएगा। सरवर साहब, आखिरी सवाल, 2 संप्रदाय हैं, एक डरा हुआ है, डराया जा रहा है, दूसरा में कुछ लोग, मैं कहूँगा गिनती के लोग हैं, जो डराने में लगे, भगाने में लगे, नफरत फैलाने में लगे। आप दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस नए परिवेश में? देखिए, ये धार्मिक दृष्टिकोण से तो कहा जाता है कि कलयुग शायद है, 3 युगों में बांटा गया था, द्वापर और ये कलयुग, सतयुग, लेकिन मुझे लगता है ये अर्थ युग है जिसमें हम जी रहे हैं। यहाँ किसी भी मूवमेंट और मिशन तहरीक को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। दुनिया जानती है, आप सभी लोग जानते हैं, मेरा जीवन आईना है, मैं बिल्कुल साधारण जीवन जीता हूँ। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, पूरे देश के सारे बुद्धिजीवियों को एक मंच पे लाकर बंद कमरे में मोबाइल ऑफ करके मंथन चिंतन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश के सारे लोग बैठें, घंटों सोचें, मंथन करें और विनम्रता पूर्वक, टकराव की नहीं, मोदी हराओ मारो और भाजपा को जीतने नहीं देंगे और आने नहीं देंगे और खाने, ये नहीं है हमारा तरीका। हमारा तरीका है कि हम देश के प्रबुद्ध लोगों को ये समझाएं कि इस यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ का जो एक गौरवशाली इतिहास हमारा है, जिस सभ्यता और संस्कृति के रक्षा की आप बात करते हैं, क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कल्चर, ओल्ड, कौन सा कल्चर, क्या कल्चर है, यही कल्चर आपका है। इसका मतलब आप जो बातें कह रहे हैं प्रवचनों में या भाषणों में, वो गलत कह रहे हैं, आप कर तो कुछ और रहे हैं आप। इसलिए कथनी और करनी में जो अंतर दिख रहा है, उसको रोकने के लिए ज़रूरत तो सबको, सारे बुद्धिजीवी, सारे पत्रकार, सारे राजनेता, सबको, लेकिन ये टास्क ऐसा है जिसमें लाखों का खर्च है, जो हमारे बस का नहीं है। हमारे बस का एक चीज़ है कि मैं व्यक्तिगत सबसे जाकर मिल रहा हूँ लगातार, 2 दिनों से मैं रुका नहीं, मैं राजनेताओं से भी मिल रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि इस पर आप बोल क्यों नहीं रहे, और सुबह से लेकर शाम तक मेरी कोशिश है फ़ोन और फिजिकल मीटिंग करके राजनेता को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो खुलकर ऐसे मामले का विरोध करें। और ये मामला आज का नहीं है, ये निरंतर तब तक चालू रहेगा जब तक कि वहाँ शांति पूरी तरह से बहाल न हो जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।